दोस्तों मैं हूँ जीतू। कहानियाँ सुनाता हूँ। दोस्तों इन्हीं कहानियों का सफ़र को आगे बढ़ाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। सुबह के 5:30 बज रहे थे। गांव के लोग धीरे धीरे जागने लगे थे। कहीं से मुर्गे की बांग सुनाई दे रही थी तो कहीं से चूल्हे की हल्की हल्की आवाजें आने लगी थी। सुदूर बिहार के एक छोटे से गांव बसंतपुर की वह सुबह हर रोज की तरह आम थी, लेकिन इस आम सी सुबह में एक घर ऐसा था जिसमें कुछ अलग ही हलचल थी। उस घर का नाम था राम सागर सिंह का घर, जो गांव के पुराने किसान थे। उम्र ढल चुकी थी मगर उनके चेहरे पर अब भी शक्ति थी। अब उनका बड़ा बेटा आदित्य, उम्र करीब 32 साल के आसपास, इस समय राज्य का डीएम यानी जिलाधिकारी था। पढ़ाई में बचपन से तेज, सीधा, सच्चा, मगर थोड़ा सा आत्मविश्वासी भी था। आदित्य छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ था। घर के आंगन में माँ तुलसी देवी चूल्हे पर चाय रख चुकी थी। चाय की खुशबू से के साथ साथ हल्दी के रंग में रंगा हुआ सूरज धीरे धीरे ऊपर उग रहा था। आदित्य, उठ जा बेटा, आज तो तुझे मंदिर चलने को कहा था। माँ ने आवाज दी। हाँ माँ, आता हूँ, आदित्य ने चादर हटाते हुए कहा। आदित्य का गांव के मंदिर में पुराना नाता था। वहां उसने बचपन बीता था। मंदिर के पास वाले आम के पेड़ के नीचे वो रोज स्कूल जाने से पहले बैठा करता था और वहीं मिलता था उसका सबसे प्रिय दोस्त विजय। उनका सबसे अच्छा दोस्त भी था। एक पंडित का बेटा था, लेकिन उतना ही होशियार और समझदार जितना कि आदित्य था। दोनों साथ खेलते, लड़ते भी और फिर दोनों 2 मिनट में दोस्त बन जाते। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। 10वीं की परीक्षा के बाद विजय की माँ बीमार पड़ गईं। उनका सपना था कि बेटा पंडित न बने, कुछ बड़ा करे, मगर हालात ऐसे बने कि विजय के पिता की मृत्यु के बाद पुजारी बनना पड़ा। वहीं दूसरी ओर आदित्य पटना चला गया पढ़ने के लिए। धीरे धीरे दोस्ती कम होती गई और एक दिन आदित्य ने गांव आकर विजय से नजरें फेर ली। अब हम अलग रास्ते के लोग थे। आदित्य ने एक दिन विजय से कह दिया। विजय कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। डीएम साहब चलिए मंदिर, सरपंच बाबू बोले। आदित्य ने कुर्ता पजामा पहना और गाड़ी से नहीं, पैदल ही चल दिया। वह जानता था कि गांव की गलियां महसूस करना एक सुकून है। मंदिर पहुंचे तो वहां एक शांत वातावरण था। फूलों की माला, घंटियों की आवाज और धूप की सुगंध में हवा घुली हुई थी। मंदिर के गर्भगृह में खड़ा था बिहारी पुजारी। आदित्य का दिल धड़कने लगा। वह विजय था, वही विजय जिसने उसने बरसों पहले नजरें फेर ली थी। विजय ने भी देखा, पर चेहरा शांत, मुस्कान वही पुरानी जैसे कुछ हुआ नहीं। आइए डीएम साहब, पूजा कीजिए, विजय ने धीरे स्वर में कहा। आदित्य चुपचाप बैठ गया। पूजा के मंत्र चल रहे थे, लेकिन आदित्य का मन कहीं और था। उसे बचपन की वो सारी यादें याद आ रही थी। आम का पेड़, स्कूल की साइकिल, टिफिन में बटी गई रोटी सब्जी और विजय की माँ की वो बातें। बेटा, दोस्ती कभी टूटती नहीं, बस हालात उसे झुका देते हैं। पूजा खत्म होती आदित्य ने धीरे स्वर से पूछा, कैसे हो विजय? ठीक हूँ, गांव में ही हूँ, विजय ने उत्तर दिया। तुमने कभी शिकायत नहीं की? किससे? भगवान से या दोस्त से? विजय हंस पड़ा। आदित्य का गला भर आया। घर लौटते समय आदित्य पूरे रास्ते चुप रहा। रात को उसने माँ से पूछा, क्या मैंने विजय के साथ गलत किया? माँ ने सिर्फ इतना कहा, जिससे तुमने कभी रोटी बांटी हो उसका सम्मान बांटना मत भूलना। आदित्य समझ गया। अगले दिन वह फिर मंदिर गया। विजय, चलो साथ मेरे स्कूल चलते हैं, उसने कहा। क्यों? विजय ने पूछा। क्योंकि हम बच्चों को बताना है कि दोस्ती क्या होती है और हम दोनों एक मिसाल बन सकते हैं। अगले दिन सुबह सुबह आदित्य मंदिर की सीढ़ी पर पहुंचा तो देखा कि मंदिर का आंगन पहले से कहीं ज्यादा साफ सुथरा लग रहा था। फूलों की सजावट और पीले रंग की हल्दी लाइट से पूरा परिसर एक पवित्र सजीव एहसास दे रहा था, जैसे मंदिर नहीं, एक उम्मीद की जग रही हो। विजय सामने खड़ा था, पर आज उसके चेहरे पर वही मुस्कान नहीं थी जो पिछले दिन थी। आज उसकी आंखों में थोड़ी झिझक, थोड़ी उलझन और बहुत सारी चुप्पियां थी। विजय, आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, लेकिन शायद अब उस समय मैं भी खुद नहीं समझ पाया कि असली दोस्ती क्या होती है। और आज जब बरसों बाद तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो तुम ये मंदिर की सीढ़ियाँ मुझे अपनी ही आत्मा की सीढ़ियाँ
लग रही हैं, जिन पर चढ़ने की हिम्मत मुझे पहले कभी नहीं हुई। विजय ने गहरी सांस ली, आंखों में आदित्य को देखा और बोला, दोस्ती का रिश्ता शिकायतों से नहीं चलता, लेकिन अब दोस्त पीठ मोड़ ले तो दिल के किसी कोने में चुभन रह जाती है, जिसे कोई शब्द शायद बयां नहीं कर सकता। आदित्य पहली बार चुप रहा, लेकिन उस चुप्पी में भी विजय ने देखा कि सामने खड़ा आदमी वही अहंकारी लड़का नहीं जिसने एक पुजारी के बेटे को अपने जीवन से काट दिया था, बल्कि अब वह एक जिम्मेदार व्यक्ति जो अपनी गलतियों से जूझता हुआ सच्चाई से आंखें मिलाने आया है। उसी दिन आदित्य ने ग्राम पंचायत भवन में गांव के बुजुर्गों, नवजवानों और महिलाओं की एक बैठक बुलाई, जिसमें उसने साफ साफ कहा कि अब वह गांव की सेवा करना चाहता है, ना सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बल्कि एक गांव के बेटे के रूप में, जिसे वर्षों पहले यहाँ सिर्फ एक सपना लेकर रवाना किया गया था। हमारे गांव में इतने प्रभावशाली बच्चे हैं, आदित्य बोला, लेकिन सिर्फ गरीबी, जाति और व्यवस्था के कारण वे अवसरों से दूर रह जाते हैं। जब तक हम सब मिलकर बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक कोई भी योजना, कोई भी सरकार, कोई भी डीएम कुछ नहीं कर सकता। लोगों ने पहली बार डीएम साहब को इतना भावुक, इतना जुड़ा हुआ और इतना सच्चा देखा। विजय भी भीड़ में खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब कोई शिकायत नहीं बल्कि एक नई चमक थी। शायद ये वही भाव था जब कोई देखता है कि जिसे वह अपना मानता था, उसने आखिरकार उससे फिर से पहचान लिया। गांव के पुराने स्कूल में अब साफ सफाई हो रही थी, टूटी छत की मरम्मत शुरू हो चुकी थी और लाइब्रेरी की नींव रखी जा रही थी। आदित्य ने तय किया कि स्कूल की लाइब्रेरी का नाम विजय आशा केंद्र रखा जाए, ताकि गांव के बच्चे समझे कि सिर्फ डीएम बनना ही सपना नहीं होता, बल्कि जो हालात से हार ना माने वही असली विजेता होता है। विजय ने जब ये सुना तो उसने आदित्य को एक पत्र लिखा। प्रिय आदित्य, कभी सोचा नहीं था कि जीवन में मुझे इस मोड़ पर लाएगा जहाँ एक पुजारी का बेटा अपने दोस्त के बनाए लाइब्रेरी में किताबें रखेगा, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि शायद भगवान की योजना हमसे कई बड़ी और सुंदर होती है। जो रिश्ते एक बार टूट जाएं, अगर उन्हें सच्चे मन से सींचा जाए तो वो फिर से खिल उठते हैं। पर पत्र को पढ़ते हुए आदित्य की आंखें नम हो गई, लेकिन चेहरे पर एक सुकून जो शायद सफलता से नहीं, अपनापन लौट आने से मिलता है। गांव में सालाना मेला लगना वाला था और इस बार तय किया गया कि मुख्य अतिथि डीएम साहब नहीं बल्कि गांव के मंदिर के पुजारी विजय होंगे, क्योंकि बरसों से उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के मंदिर और गांव के बच्चों की सेवा की थी। जब यह निर्णय लिया गया तो आदित्य ने खुद मंच पर खड़े होकर कहा, अगर आज मैं डीएम हूँ तो शायद इसलिए नहीं कि मैंने किताबें पढ़ी थी, बल्कि इसलिए कि मेरे पास एक ऐसा दोस्त था जिसने हर मोड़ पर मुझे दिल से समझा, फिर चाहे मैंने उसे तभी नहीं समझा या कभी ना समझ पाऊँ। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। विजय की आंखों से बहते आंसू उस आत्मसम्मान की गवाही थे जिससे वह बरसों से दबाए हुए था। कुछ महीने बीते, आदित्य का तबादला दूसरे जिले में हो गया, लेकिन वह हर महीने एक बार गांव जरूर आता। वह मंदिर जाता, विजय के साथ बैठता, चाय पीता, स्कूल के बच्चों से मिलता और हर बार यही कहता, अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने सबसे ज़रूरी सबक कहाँ सीखा तो मैं कहूँगा इस मंदिर की सीढ़ियों पर अपने सबसे पुराने दोस्त के सामने खड़े होकर। और विजय जो अब सिर्फ मंदिर का पुजारी नहीं था बल्कि गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा, एक मार्गदर्शक बन चुका था। हर दिन भगवान की मूर्ति के आगे नहीं बल्कि आदित्य की सच्ची मित्रता के लिए भी दीप जलता था। आदित्य का तबादला भले ही हो गया हो, लेकिन गांव खासकर विजय के साथ उसके रिश्ते की डोर अब किसी सरकारी कुर्सी या समय सारणी से बंधी नहीं थी, बल्कि अब वह हर महीने न सिर्फ एक अधिकारी की तरह बल्कि गांव के अपनेपन से जुड़े एक बेटे की तरह लौटता था। और इस बार जब वह लौटा तो विजय मंदिर के बाहर बैठकर बच्चों को नैतिक शिक्षा की कहानियां सुना रहा था, जिसे देखकर आदित्य को लगा कि शायद समाज को बदलने की सबसे बड़ी शुरुआत क्लासरूम या कोर्टरूम से नहीं बल्कि ऐसे छोटे लेकिन गहरे प्रयासों से होती है जो शायद दिल और जमीन दोनों को छू जाते हैं। विजय की आंखों में अब जब आदित्य को देखा तो एक शांत सी चमक उभरी, जैसे किसी पौधे में तब आती है जब जड़ से लेकर पत्तों तक पानी पहुंच जाए। और बिना एक शब्द बोले उसने बगल में बैठकर इशारा किया, क्योंकि अब उसके 20 शब्दों की आवश्यकता नहीं रही थी। उसके मौन में वह संवाद था जो बरसों से ठहर गया था और अब बह रहा था।
बिना कोई सीमा दीवार के विजय और आदित्य ने मिलकर एक योजना की शुरुआत की जो खासकर उन गरीब बच्चों, बिछड़े परिवारों के लिए और लड़कियों के लिए बनाई गई थी जिन्हें अक्सर शिक्षा, आत्मनिर्भरता का अवसर नहीं मिलता। और यह योजना एकदम अलग इस मायने से थी कि इसमें किसी बड़े फंडिंग या सरकारी घोषणाओं की आवश्यकता नहीं, बल्कि गांव के ही लोग, पुराने शिक्षक, रिटायर्ड फौजी, सिलाई करने वाली महिलाएं और मंदिर के चबूतरे पर बैठे लोग, बुजुर्ग, सभी को इस पहल में किसी न किसी रूप से जोड़ा गया ताकि हर लड़की को किताब, कला, आत्मविश्वास और एक सपने की ओर बढ़ाया जा सके। इस पहल का नाम उन्होंने रखा विजय संकल्प केंद्र और इसका उद्घाटन आदित्य ने किया, बल्कि गांव की सबसे गरीब और सबसे मेहनती लड़की ने किया जो हर सुबह मंदिर में दीप जलाते आती थी और जिसका सपना था मैं भी एक दिन गांव की मास्टरनी बनूंगी ताकि मेरी जैसी लड़कियां पढ़ सकें। जैसे जैसे गांव में ये फैलने लगी, कुछ लोग जो शुरू में ही इसे सिर्फ दिखावा, राजनीति समझ रहे थे, धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि ये योजना ना तो किसी चुनाव का हिस्सा है, ना ही कोई प्रचार का तरीका, बल्कि वास्तव में गांव के अंदर निकली हुई आत्मा की आवाज, तो वे खुद आकर जुड़ने लगे। और यही वह मोड़ था जहां विजय, जो कभी सिर्फ एक साधारण पुजारी समझा जाता था, अब गांव के लिए प्रथम दर्शक बन चुका था। और आदित्य, जो कभी गांव के दूसरे बनाकर चला गया और गांव के हर परिवर्तन की पहली प्रेरणा बन गया था। एक शाम जब आदित्य और विजय मंदिर के आंगन में बैठे थे, तभी गांव के एक वृद्ध आदमी धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आया और आदित्य से बोला, बेटा, मुझे याद है जब तुमने विजय के मुंह फेरा, तब तो हमने सोचा था कि अब ये दोस्ती कभी नहीं जुड़ पाएगी, लेकिन आज जब मैं तुम्हें देखा तो साथ बैठे तो ही लगता है कि समय सबसे बड़ा गुरु होता है। वो किसी को उनकी गलती का हिसाब जरूर देता है, पर साथ ही कोई सच में बदलना चाहे तो उसे दोबारा मौका भी देता है। ये सुनकर विजय ने आदित्य की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शायद दोस्ती वही होती जो गलती के बाद भी लौट सके और लौट कर फिर से वैसे ही मजबूत हो जाए जैसे पहले कभी थी। दिवाली की रात थी, मंदिर में हजारों दीपों की रोशनी थी, पूरा गांव चमक रहा था, लेकिन उस रोशनी में कहीं चमक दोनों दोस्तों की आंखों में थी, क्योंकि आज विजय और आदित्य ने पूरे गांव के बच्चों के साथ बैठकर वो आखिरी दीप जलाया जो मंदिर के उस कोने में रखा गया था जहां परसों पहले दोनों ने बचपन में साथ बैठकर पहला पाठ पढ़ा था। आज विजय के हाथों में दीप था और आदित्य के हाथों में मिट्टी की वो तश्तरी जिसमें बचपन में दोनों मिलकर दिया रखते थे। और जब वो दीप जलाया गया तो पूरी भीड़ के बीच किसी ने धीरे से कहा, ये सिर्फ दीप नहीं है, ये रिश्ते की वो लौ है जो न समय से बुझती है न दूसरे से, बस अगर दिल सच्चा हो तो एक बार फिर जल उठती है। इस कहानी का अंत नहीं था, क्योंकि जब कोई बच्चा मंदिर के चबूतरे पर बैठकर किताब पढ़ता, जब कोई लड़की अपने सपने के लिए कदम उठाती और साथ में उसके कलम भी उठाती, जब कोई नौजवान गांव के छोटे से पहल सोचता कि ये सही किया या गलत, तब विजय और आदित्य की कहानी एक नई साज के साथ दी थी। क्योंकि असली दोस्ती सेवा का रिश्ता न पद के चलता है न पहचान से, वह चलता है उस दीप से जो मन में जलाया जाता है। दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी हमें जरूर कमेंट में बताएं। दोस्तों, मिलते एक नई कहानी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ऐसे ही हमारी कहानियों को प्यार दें। आपका दोस्त जीतू।